मैं चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति टूटनी चाहिए, बाबा साहब के फोटो फटने चाहिए। अगर मूर्ति टूटेंगी, फोटो फटेंगे तो इस देश का अम्बेडकरवादी घरों में नहीं सोएगा, वो अपने अधिकारों के लिए रोड पर आएगा। लोग भारत में जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, जो लोग भारत के अंदर व्यवस्था का खेल खेल रहे हैं, जो लोग भारत में ऊंच नीच का खेल खेल रहे हैं, वो लोग भारत में थे तब भी यही काम कर रहे थे। वो लोग भारत को छोड़ करके अमेरिका, कनाडा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया कहीं भी बस गए धरती पर, वहाँ जाकर के भी उनके दिमाग से जाति नहीं निकली। वहाँ जाकर के भी उन्होंने अपनी उनका जो जातिवाद था वो उन्होंने कायम रखा है। कि उसको स्कूल में सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, उसको मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, उसको चोटी रखवाई जाती है, उसको जनेऊ पहनाई जाती है, और वही बच्चा बड़े होकर के जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और BCO क्या नाम है प्रिंसिपल बनता है, तो क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो समता की बात करेगा? क्या आप उम्मीद कर रहे हो उससे बंधुता की बात करेगा? आप उससे बात करोगे वो समानता की बात या संविधान की बात करेगा? अरे उसके दिमाग में जनेऊ लपेटी हुई है भाई। उसने बेशक कोट पैंट टाई पहन लियो, चोटी कटवा दी हो, धोती उतार करके कोट पैंट पहन लियो, लेकिन उसके दिमाग में जनेऊ है, और ये जनेऊधारी लोग कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूक चुका है। 1-2 दिन बाद में जो है वोटिंग होगी। क्या लग रहा है बहुजनों की राजनीति कहाँ देखते हैं आप? बहुजनों की राजनीति हाशिए पर है, कुल मिला के एक लाइन में समझ लो। और वो हाशिए पर इसलिए नहीं है कि बहुजन समाज के वोटर नकारा हैं, वो हाशिए पर इसलिए है कि बहुजन समाज के नेता नकारा हैं। तो ये समझ लो आप कि बहुजन समाज की जो राजनीति है, जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और निकट भविष्य में 24 का चुनाव हमारे सर पे है, आम चुनाव, तो अगर बहुजन समाज की राजनीति हाशिए पर है तो उसके लिए नेता जिम्मेदार हैं। नेताओं को चाहिए वो विचार करें और जहाँ गलती है वहाँ सुधार करें, और ताकि मेरे जैसे एक्टिविस्ट को बोलने की जरूरत ना पड़े, ताकि रतन लाल को, लक्ष्मण यादव को जो हम लोग बोल रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। हमारा काम दूसरा है, लेकिन हम मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, तो हमें हमारा काम करने दी जाए और नेता जो ईमानदारी से अपना काम करें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बहुजन नेता, खासकर जैसे BSP हो गई। क्या कुछ हासिल कर पाएंगे इन राज्यों में? ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बसपा का हमेशा से वजूद रहा है। चाहे 4 MLA आए हों, चाहे 10 MLA आए हों, चाहे 15 MLA रहे। एक समय 2008 में ऐसा भी था कि बसपा वहाँ पर सरकार बनाने के करीब थी फूल सिंह बरैया जी के नेतृत्व में, लेकिन बाद में क्या कारण हुए, क्या कारण नहीं हुए, लेकिन फिर भी वहाँ पर 10, 15, 20 सीट पर हमेशा। मध्य प्रदेश का अगर आप आकलन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल शायद 8 सीट बसपा जीती थी, और लगभग 36 सीट जो ऐसी थी कि जहाँ वो सेकंड पोजीशन पे थी। तो 40-45 सीट पर तो दावेदारी बसपा की हमेशा रही है। अगर वहाँ पर बसपा अपनी आपसी फूट को समेट ले, अगर जो उनका आपसी कलेश है विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल पर, जो मैंने देखा है वहाँ, और उनके साथ बैठ कर के समन्वय बनाया जाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि बसपा के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो जो लोकल लीडरशिप है उसके साथ बैठ कर के बातचीत करें, कहाँ कमी हो रही है, कम्युनिकेशन कहाँ गैप हो रहा है, अच्छे जो प्रत्याशी हैं उनका चयन हो, जो लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं। और उनमें भी, प्रत्याशियों में भी चयन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी जब किसी भी प्रत्याशी को टिकट दे तो वो कम से कम अम्बेडकरवादी होना चाहिए, जीतने के बाद में किसी दूसरी पार्टी में ना जाए, पार्टी के और समाज के दुख दर्द को समझे। और एक सलाह और दे रहा हूँ, हालांकि मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ कि जब चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मुझे पता है वहाँ बहुजन समाज पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन वहाँ 10, 12, 15 MLA बेहतर तरीके से काम किया जा सकता तो जीत करके आ सकते हैं। तो जब आपके 10 और 15 MLA जीत करके आ जाएं तो आपको चाहिए कि आप जो है वो जो भी पार्टी वहाँ सरकार बनाए, कांग्रेस बनाए, कोई अन्य राजनीतिक दल बनाए, तो आप बाहर से समर्थन मत दो। अपनी जो 10-12 MLA हैं उनको पार्टी में, उनको सरकार में शामिल कीजिए, उनको मिनिस्टर बनाइए, उनको चेयरमैन बनाइए, ताकि वो सिस्टम में रहेंगे तो एक तो पार्टी की विचारधारा वहाँ तक जाएगी और वो सरकार से उनको फंड लेने में आसानी रहेगी और वो पार्टी छोड़ करके भागेंगे नहीं। लेकिन बहन जी के विधायक मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, पिछले कई दशक से देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो जाते क्यों हैं, मैंने उसका कारण बताया वो क्यों जाते। एक आदमी विधायक बनने के लिए वो कम से कम कुछ करोड़ रुपए खर्च करता है, टिकट भी लाता है, पार्टी फंड में भी कुछ देता है, फिर जनता के बीच में भी जाता है, वहाँ भी कुछ खर्च करता है, और वो जब चुनाव जीत करके आता है, जब वो चुनाव जीत जाता है तो चुनाव जीतने के बाद क्या होता है कि जो जिसकी सरकार होती है उसके साथ उसको बैठ करके बातचीत करनी पड़ती है, क्षेत्र के विकास के लिए फंड लेने के लिए जाना पड़ता है, और फंड के लिए फिर उसी सरकार के पास जाता है। तो जब उसको फंड लेने में दिक्कत होती है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि वो जो प्रत्याशी जो सरकार में, जो लोग सरकार में होते हैं, उनके दबाव में, उनसे फंड लेने के लालच में वो लोग पार्टी छोड़ करके
करके सत्तारूढ़ दल के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि बसपा जो है वो अपने विधायकों को बिकने से रोकना चाहती है। तो बसपा को चाहिए कि जब चुनाव हो तो जिस भी राजनीतिक दल की चुनाव, राजनीतिक सत्ता, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए उसके साथ बैठ करके बातचीत करें। अपने अगर 10 विधायक जीत करके आ रहे हैं तो 2-3 को मिनिस्टर बनाओ, 2-3 को चेयरमैन बनाओ, 2-3 को अन्य विभागों में शिफ्ट करो, ताकि समाज का भी भला हो, पार्टी का भी भला हो और विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके ना जाएं। बीएसपी के अलावा इस बार जो एएसपी भी मैदान में आ गई है, कितना डेंट लगा पाएगी बीएसपी में? एएसपी भीम आर्मी की पार्टी बनी है। एएसपी को भी 20 साल लगेंगे। एएसपी को अभी 20 साल लगेंगे। जब तक हाथी चुनाव चिन्ह इस धरती पे घूम रहा है तब तक इस देश का बहुजन समाज और खासतौर से जो अम्बेडकरवादी समाज है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को वोट देने के मूड में नहीं है। और इस बात को समझ लें सब लोग। चंद्रशेखर रावण हमारा छोटा भाई है, हमारी शुभकामना सदैव उसके साथ रही। हमने उसके साथ, उसने हमारे साथ, दोनों ने हमने एक दूसरे के साथ काम किया है। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर को हम लोग ऐसे योद्धा स्वीकार करते हैं। वो समाज के साथ जहाँ कहीं एट्रोसिटी होती है वहाँ पहुँच जाता है, इसके लिए धन्यवाद और ये काम उसके लिए सूट करता है। लेकिन राजनीति में भी स्पेस नहीं है, इसलिए चंद्रशेखर को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ बहन जी ने और बीएसपी ने मेहनत की, चाहे तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, वही जो है गठबंधन करने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर। देखिए वो राजनीति में है तो कुछ भी करेंगे, उनको अपनी राजनीति स्थापित करनी है। तो वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हनुमान बेनीवाल के साथ उनका गठबंधन हुआ हो, चाहे केसीआर के साथ उनका गठबंधन हुआ हो, तो तमाम, देखिए जो आदमी राजनीति में है वो सफल होगा नहीं होगा ये सारी इन फ्यूचर बातें हैं, भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर चंद्रशेखर की एक राजनीतिक पार्टी है तो उनको राजनीतिक अधिकार है, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी से वोट मांगे, किसी भी पार्टी के समर्थन में जाए, कोई भी किसी भी पार्टी से गठबंधन करे। तो इसमें किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बहन जी किसी के साथ गठबंधन करती हैं तो कोई दूसरा ये थोड़ी कहता है कि आपने क्यों गठबंधन किया। उनका अपना राजनीतिक दल है, उनका अपना राजनीतिक दल है, दोनों अपनी जगह है। समाज के निश्चित वोट हैं, लेकिन जब दो पार्टी आ जाएंगे वोट बटेगा तो समाज आपस में बटेगा, और जब बटेगा तो आपस में फिर कटेगा। इस बात का समाधान मेरे और तुम्हारे पास नहीं है। इस काम को मैं नहीं रोक सकता। नेता क्यों नहीं मानते इस बात को? मैं कह रहा हूँ ना, आपकी बात कंप्लीट, आपके सवाल का जवाब कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर बहन जी चाहें तो वो चंद्रशेखर से कहे कि भाई आप बैठ करके, तो हमारा बच्चा है, समाज का है, बैठ करके बात करें, उसको बसपा में शामिल करें, उसकी क्या मांग है, समाज को बिखरने से बहन जी रोक सकते हैं। और चंद्रशेखर चाहे तो समाज हित में पार्टी खत्म करके कह देगा नहीं बहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे, मैं समाज का काम करूंगा। तो ये दोनों लोग आपस में कर सकते हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम कर सकते हो। इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर रावण के पास है, इस सवाल का जवाब बहन जी के पास है। लेकिन नुकसान तो समाज का होगा इससे। बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए ये समय का चक्र है, आप इसको समझ लीजिए। आज जो टॉप पर है वो कभी बॉटम पर भी आएगा। इसी देश के अंदर एक नारा लगता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जिसको इंदिरा ही भारत और भारत ही जो है वो इंदिरा होती थी, आज वो कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लायक नहीं बची है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप हम बहुत सारे बलशाली हो रहे हैं, ये जो आज कह रहे हैं क्या नाम है मोदी है तो मुमकिन है, कल को ये भी नहीं बचेंगे। वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। कालखंड में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ेंगी। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हमारा काम बोलना है। आज जो मैं वीडियो यहाँ आप मेरा बना रहे हो, 50 साल के बाद में कालखंड में जब मैं कहीं नहीं रहूँगा, जब ये वीडियो कोई देखेगा डिजिटल हिस्ट्री में, तब लोग कहेंगे कि राहुल नागपाल उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर खड़े होकर के इस बात को कह रहा था। तो हमारा काम कबीर वाला है, रैदास वाला, नानक वाला, अम्बेडकर वाला, फूले वाला हमारा काम है। हमारा काम है राजनेताओं को हड़का के रखना, हमारा काम है राजनीतिक दलों को रास्ता बताना, हमारा काम है समाज पर कहीं एट्रोसिटी होती है तो उस पर मुखर होकर के बोलना, हमारा काम है इस देश के हाशिए पर रहने वाले लोग को उसके संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स बताना। ये काम राहुल नागपाल का है। मेरा मैं MP MLA बनने की दौड़ में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हूँ, मैं EVM का विरोध करने की दौड़ में नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है वो काम है ईमानदारी से। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बहन जी के दुश्मनों से मिल रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता। वो मैंने कह दिया कि जब बहन जी के वो दुश्मनों से मिले, बहन जी के दोस्तों से मिले, जब उसकी अपनी राजनीतिक पार्टी है तो किसी से मिल सकता है, उसका अधिकार है ना। अगर बहन जी को या बसपा के लोगों को ये लगता है कि चंद्रशेखर जो है वो उनसे क्यों मिल रहे हैं, तो चंद्रशेखर से वो मिल लें। अगर मेरा छोटा भाई मेरे घर से नाराज होकर के जाता है और अगर मैं कहता हूं कि वो मेरे पड़ोसी के जाकर के चाय पी रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके कान पे थप्पड़ मारूं, उसको बुला करके लाऊं और अपने घर में बिठा करके उसे दूध पिलाऊं। अगर मैं उसको दूध भी नहीं पिला रहा हूं और पड़ोसी घर वो चाय जाकर के पी रहा हूं, अगर तू चाय क्यों पी रहा तो भूखा थोड़ी मरेगा। तो हर आदमी की अपनी सोच है। बसपा के लोग अगर ये कह रहे हैं तो बसपा के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बैठ के चंद्रशेखर के साथ बात करनी चाहिए। और अगर वो बात करने की स्थिति में नहीं है तो फिर चंद्रशेखर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें सवाल भी खड़ा नहीं करना चाहिए। सर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं आज और यहाँ पर आंदोलन हुआ है, एक बड़ी घटना हो गई है यहाँ पर, बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में। देखिए ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति सैकड़ों साल से तोड़ी जा रही है। बाबा साहब के नारायण, बाबा साहब जब जीवित थे
तो शायद ही बाबा साहब पर कभी किसी ने पथराव किया हो, शायद ही बाबा साहब का किसी ने विरोध किया हो, शायद ही बाबा साहब के ऊपर कभी किसी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ना रहने के बाद में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो फाड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितने इन मरुवादियों के लिए जिंदे खतरनाक थे, उससे ज़्यादा मरने के बाद खतरनाक है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति और फोटो इनको चिढ़ाते हैं और इनके कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है उसमें कहीं ना कहीं वो आड़े आते हैं और इसलिए बाबा साहब की फोटो फाड़ी जाएगी और हमेशा फाड़ी जाएंगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति टूटनी चाहिए, बाबा साहब के फोटो फटने चाहिए। अगर मूर्ति टूटेंगी, फोटो फटेंगे तो इस देश का अम्बेडकरवादी घरों में नहीं सोएगा, वो अपने अधिकारों के लिए रोड पर आएगा। और अगर बाबा साहब को मोदी जो ये तमाम सनातनी जो अपने आप को कह रहे हैं हिंदूवादी संगठन, बाबा साहब को सम्मान देंगे, बाबा साहब को भगवान बना देंगे, तो हमारे लोग जाकर के बाबा साहब की पूजा करेंगे। विचारों पर ताला और फोटो पर माला वाली कहानी हो जाएगी। पूरी दुनिया बाबा साहब को पूज रही है। अमेरिका में 25 फुट की प्रतिमा लगी है और यहाँ यूनिवर्सिटी में बाबा साहब तस्वीर जो फाड़ दी है। मैं वही कह रहा हूँ कि बाबा साहब को वो तमाम लोग पसंद करते हैं जो समतावादी हैं, बंधुतावादी हैं, न्यायवादी हैं। जो लोग इस धरती पर, देश में धरती की बात कर रहा हूँ, जो लोग इस धरती पर उन तमाम मतलब समता प्रेमी, गरीब से, मजदूर से, हाशिए पर रहने वाले समाज से प्यार करता है, वो बाबा साहब से प्यार करता है। और जो लोग जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कलर के आधार पर, रंग भेद के आधार पर अपने आप को उच्च साबित करना चाहता है, अपने आप को उच्च स्थान पर रखना चाहता है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र, वो उस आदमी की नज़र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से खटकते थे, हमेशा से खटकेंगे। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो जापान में हो और चाहे वो भारत में हो। एक बात और कह देता हूँ यहाँ कि जो लोग भारत में जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, जो लोग भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था का खेल खेल रहे हैं, जो लोग भारत में ऊंच नीच का खेल खेल रहे हैं, वो लोग भारत में थे तब भी यही काम कर रहे थे। वो लोग भारत को छोड़ करके अमेरिका, कनाडा, जापान, थाईलैंड, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया कहीं भी बस गए धरती पर, वहाँ जा करके भी उनके दिमाग से जाति नहीं निकली। वहाँ जा करके भी उन्होंने अपनी उनका जो जातिवाद था वो उन्होंने कायम रखा है। बाबा साहब के खिलाफ जहर कौन फैला रहा है यूनिवर्सिटी में सर? यहाँ तो शिक्षक होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ज्ञान दिया जाता है। यहाँ तो एक आदमी जब स्कूल में जाता है और उसको स्कूल में सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, उसको मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, उसको चोटी रखवाई जाती है, उसको जनेऊ पहनाई जाती है, और वही बच्चा बड़े होकर के जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर और BC और क्या नाम है प्रिंसिपल बनता है, तो क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो समता की बात करेगा? क्या आप उम्मीद कर रहे हो उससे बंधुता की बात करेगा? आप उससे बात करोगे वो समानता की बात या संविधान की बात करेगा? अरे उसके दिमाग में जनेऊ लपेटी हुई है भाई। उसने बेशक कोट पैंट टाई पहन लियो, चोटी कटवा दी हो, धोती उतार करके कोट पैंट पहन लियो, लेकिन उसके दिमाग में जनेऊ है। और ये जनेऊधारी लोग कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखें।